friends, welcome to Simi's Edu Center and this is Simi here. We are continuing our chapter Metals and Non-Metals of class 10th Chemistry. पिछले सेक्शन क्लास में मिनरल्स और ओर के बारे में पढ़ा था कि मिनरल क्या होता है और ओर क्या होता है और ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे हम मेटल को प्रॉफिटेबली और इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह किसी मेटल को ओर से कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका हमारा 3 प्रोसेस है। स्टेप 1 है इनरिचमेंट ऑफ ओर, स्टेप 2 इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड स्टेप 3 इज रिफाइनिंग ऑफ। इसके पहले आप यहाँ पे एक रिएक्टिविटी सीरीज देख लीजिए। जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि ये मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज है। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर और सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, इट मीन्स ये जो है वो फ्री स्टेट में भी हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, हाई रिएक्टिविटी और मॉडरेट रिएक्टिविटी। ठीक है, ये 3 पार्ट में एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर को बांटा गया है कि हाई रिएक्टिव मेटल अलग टाइप के रिएक्शन शो करेंगे, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स अलग तरह के रिएक्शन शो करेंगे और लो रिएक्टिव मेटल्स जो होंगे वो अलग तरह के रिएक्शन शो करेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को सीखते हैं। पहले हम एक फ्लो चार्ट समझ लेते हैं कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का क्या फ्लो चार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। अगर कोई मेटल जो होगा वो हाई रिएक्टिव होगा तो कैसा उसका प्रोसेस होगा, मीडियम रिएक्टिव होगा तो कैसा होगा और लीस्ट रिएक्टिव होगा तो कैसा होगा। अगर कोई मेटल हाई रिएक्टिव होगा तो उसे इलेक्ट्रोलिसिस से ही हमें प्योर मेटल को ऑब्टेन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलिसिस करके मोल्टेन ओर जो होगा उसे इलेक्ट्रोलिसिस हम करेंगे, कैथोड एंड एनोड का फॉर्मेशन करेंगे और इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे और उसके बाद हम उससे इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, तब हाई रिएक्टिव मेटल जो है हमें मिलेगा। मीडियम रिएक्टिविटी में अगर ओर कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन करेंगे और सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग करेंगे। उसके बाद कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद हमें जो ऑक्साइड ऑफ मेटल ऑब्टेन होगा, ठीक है, तो उसे हम रिड्यूस करेंगे। इट मीन्स ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे और उसके बाद प्योर मेटल को फाउंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मेटल ऑफ लीस्ट रिएक्टिविटी। लीस्ट रिएक्टिविटी में सल्फाइड और होगा तो उसे रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करने के बाद फिर हम उस मेटल को रिडक्शन करके ऑक्साइड को रिमूव करेंगे और फिर मेटल, प्योर मेटल हम ऑब्टेन करेंगे। तो ये है फ्लो चार्ट जिससे हम समझ सकते हैं कि कैसे किसी भी रिएक्टिविटी के बेसिस में किस मेटल को कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। फर्स्ट इज ओर इनरिचमेंट। जो हमारा अर्थ ओर फाउंड होता है उसमें बहुत सारे कंटेमिनेटेड सैंड, सॉइल्स, ये सब बहुत कंटेमिनेटेड इम्प्यूरिटीज होते हैं। तो वो कंटेमिनेटेड इम्प्यूरिटी है उसे हम गैंग कहते हैं। और माइंड फ्रॉम अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी। जो हम अर्थ क्रस्ट से हमें जो और मिलता है वो जनरली बहुत कंटामिनेटेड होता है, तो उसे हम गैंग कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रोसेस है रिमूव करने का गैंग को और से, वो डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट मेटल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। ठीक है, जिस तरह का किसी भी मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी होगा या केमिकल प्रॉपर्टी होगा, हम उसी तरह से उस और से एक्सट्रैक्ट करेंगे, टेक्निक्स यूज करेंगे उसके सेपरेशन का। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में लो रिएक्टिव मेटल और मॉडरेट रिएक्टिव मेटल और हाई रिएक्टिव मेटल, ये हम तीनों अलग अलग पढ़ेंगे। लो रिएक्टिव मेटल वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, तो उसका ऑक्साइड को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय हीटिंग। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि HgS सिनाबार जो कि मरकरी का ओर है, उसे हम क्या किए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किए तो हमें HgO प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिला। उसके बाद फिर इसे हम HgO जो फॉर्मेशन हुआ उसे हम फिर से हीट किए तो Hg जो मर्क्यूरी मेटल है हमें ऑब्टेन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह एग्जांपल है Cu2S का, कॉपर सल्फाइड का, जिसे हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो फिर Cu2O और 2SO2 का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट अगर Cu2O को फिर से Cu2S के साथ हीट करते हैं तो वो 6Cu प्लस SO2 का फॉर्मेशन करेगा। इट मीन्स यहाँ पे हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ऑब्टेन कर ले रहे हैं मेटल को। नेक्स्ट है कि मीडियम रिएक्टिविटी जो होगा मेटल का, उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो बहुत सारे मेटल है जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ये सब मॉडरेटली रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये सारे जो अर्थ क्रस्ट में है वो सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, अगर
कोई और है वो सल्फाइड के फॉर्म में है, तो उसे हम एक्सेसिव एयर में हीट करते हैं तो उसे उस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, ZnS अगर एक्सेस ऑक्सीजन में हीट होता है तो ZnO प्लस H2O मिलता है, SO2 मिलता है, तो ये इसे रोस्टिंग कहलाता है। और कैल्सिनेशन इट मीन्स कार्बोनेट और को अगर हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय हीटिंग इट विथ लिमिटेड एयर से यूज करें तो वो कैल्सिनेशन हो रहा है। ठीक है, ZnCO3 प्लस C गिव्स ZnO प्लस CO2। ठीक है, इसका मतलब कि मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स में, मेटल्स में दो तरह का प्रोसेस हम लगाएंगे। अगर सल्फाइड और होगा तो उसमें रोस्टिंग करेंगे, कार्बोनेट और होगा तो कैल्सिनेशन करेंगे उसमें हम। उसके बाद जो हमारा ऑक्साइड ऑब्टेन होता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बाद, उसके बाद उस मेटल को हम रिड्यूस करेंगे। इट मीन्स हम उससे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हटाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के एलिमेंट को हटाएंगे रिड्यूस करके बाय यूजिंग द कार्बन, एल्यूमिनियम, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके हम मेटल को रिड्यूस करेंगे। जैसे ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। ZnO को रिड्यूस किए विद द हेल्प ऑफ कार्बन तो Zn और CO मिला। MnO2 को रिड्यूस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एल्यूमिनियम तो Mn प्लस 2Al2O3 मिला। नेक्स्ट इज थर्मिट रिएक्शन। आयरन का जो रेलवे का जो ट्रैक होता है उसको जो जोड़ने का प्रोसेस होता है, अगर क्रैक हो जाता है बीच बीच में रेलवे ट्रैक या फिर दो ट्रैक को जोड़ने का जो प्रोसेस है उसे ही हम थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो थर्मिट रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 विद एल्यूमिनियम, Fe2O3 को एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो फिर जो रिएक्शन होगा वो Fe और Al2O3 बनेगा और इस रिएक्शन को हम थर्मिट रिएक्शन कहेंगे और इसे यूज करते हैं हम रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट इज द एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। इट मीन्स अगर ऐसा मेटल जिसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई हो उस तरह का मेटल को अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे। इसमें जैसे सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये सब जो मेटल्स है, ये जो कार्बन ऑक्साइड के फॉर्म में, जो अगर हम ऑक्साइड के फॉर्म में अगर वो हमें मिलते हैं तो उससे हम कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को नहीं छोड़ेंगे। तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इट मीन्स हमें इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मेशन करेगा, एनोड और कैथोड का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। एनोड में एक इम्प्योर मेटल को लेना पड़ेगा, कैथोड में प्योर मेटल को लेना पड़ेगा। इस तरह का हम अप्लाई करेंगे प्रोसेस को और उसके बाद कैथोड और एनोड में हमें प्योर और इम्प्योर मेटल्स मिलेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या होता है, लास्ट स्टेज है ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल। हमने पहले जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में प्रोसेस किया उसमें जो हमारे मेटल मिल रहे हैं वो अभी भी फुल्ली प्योर मेटल नहीं मिल रहे हैं, तो हम उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस अप्लाई करेंगे, दैट इज रिफाइनिंग का करेंगे। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल में क्या होता है, ठीक, एक कंटेनर हम इस टाइप का लेंगे, उसमें एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा जो कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा और यहाँ पे की होगा। ठीक है, एनोड में हम क्या करेंगे, इम्प्योर कॉपर को लेंगे, मतलब जो हम पहले ऑब्टेन किया है उसको ले लेंगे, और कैथोड जो है उसमें हम प्योर कॉपर को लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में हम एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यहाँ पे लेंगे। उसके बाद जब हम करंट पास कराते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट से, इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास कराएंगे इस की को क्लोज करके, तो इम्प्योर जो है मेटल यहाँ पे एनोड में जो इम्प्योर मेटल्स है वो डिजोल्व हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में, और प्योर मेटल जो है वो कैथोड में आके जमा हो जाएगा। और जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी जो यहाँ पर जमा हो गया इसे ही हम एनोड मड कहते हैं। ठीक है, तो यही है रिफाइनिंग ऑफ मेटल कि कैथोड में हम प्योर मेटल लेते हैं, एनोड में इम्प्योर मेटल लेते हैं, और उसी का हम एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट में लेते हैं। जब हम करंट को पास कराएंगे तो इम्प्योर मेटल जो है वो नीचे आके जम जाएगा टैंक में, और प्योर मेटल जो प्योर कॉपर है वो कैथोड के साथ स्टिक हो जाएगा, और नीचे में हमें जो इम्प्योरिटी मिल रहा है वो एनोड मड है। ओके, थैंक यू।